Hello dear students, again as usual I am Navneel Gaud from Tagore School Parbatsar and we are here for study the first lesson of EVS book of class 5th, and this is the 5th video of this lesson. I have posted 4 videos related to this lesson and today we are studying the rest of the lesson, and I think it will be the last video of this lesson. And let's start the last section, the last part of this lesson. इस लेसन का ये 5th वीडियो है। 4 वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ इस लेसन से रिलेटेड, तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, I am suggesting them that they should watch that videos first. सबसे पहले आपको उन वीडियोज को देखना चाहिए so that you can understand the rest of the previous lesson. जो पहले का लेसन है वो आपको ठीक से अंडरस्टैंड हो जाए, इसके लिए आपको पहले पुराने वीडियो इस लेसन के देखने चाहिए ताकि आपको पिछला जो पार्ट है इस लेसन का वो ठीक से अंडरस्टैंड हो और ये आगे का जो पार्ट है वो भी आपको अंडरस्टैंड हो। तो सबसे पहले आप 4 वीडियोज वो देखें एंड देन यू शुड वॉच दिस वीडियो. लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड वी आर स्टडिंग फॉर हियर. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आई एम रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, आफ्टर मीन्स बाद में, नोइंग यानी जानने के, ऑल द अबव फैक्ट्स ऊपर के सभी फैक्ट्स को. फैक्ट्स मीन्स तथ्य, कुछ अच्छी सच्ची बातें. फैक्ट्स का मतलब होता है सच्ची बातें. तो ऊपर की जो कुछ सच्ची बातें हैं और सभी जो सच्ची बातें हैं, फैक्ट्स हैं, उनको जानने के बाद, उनको नो करने के बाद, पिंकी अंडरस्टूड, पिंकी समझ गई, दैट मीन्स की, वी रिजेंबल हम दिखते हैं, आवर पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स की तरह, हम मिलते हैं हमारे पेरेंट्स में, और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली और हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स में. बट लेकिन शी आल्सो वांटेड टू नो, लेकिन वो ये भी जानना चाहती थी, वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, क्या ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, इनहेरिटेंस मतलब वन जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होना, विशेषताएं, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आना, इसको इनहेरिटेंस कहते हैं, इसको आनुवंशिकी कहते हैं. तो ये जो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है, ये जो इनहेरिटेंस की तरीका है, ये जो इनहेरिटेंस की पद्धति है, कि वो ये जानना चाहती थी, वो ये तो समझ चुकी थी कि हम हमारे फैमिली मेंबर्स या पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, लेकिन वो पिंकी ये भी जानना चाहती है वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं की जो इनहेरिटेंस है, इसकी जो प्रोसेस है, ये जो विशेषताओं का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, एग्जिस्ट इन एनिमल्स आल्सो, एग्जिस्ट यानी उपस्थित होता है, इन एनिमल्स आल्सो, क्या जानवरों में. यहां पर वेदर जो आ चुका है शुरू में, क्या इसी से ये प्रश्नवाचक सेंटेंस बन चुका है. यहां पर पूछने की जो सिचुएशन है वो ये यहां पर वेदर के कारण से क्रिएट हो चुकी है. तो ये जो इसका मीनिंग जो बनेगा, वेदर क्या द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के इनहेरिटेंस का यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो प्रोसेस है, एग्जिस्ट यानी उपस्थित होता है, इन एनिमल्स आल्सो, क्या ये जानवरों में भी होता है. तो जो समरी है इस पैराग्राफ की वो ये है कि पिंकी को ये तो पता चल गया कि हम लोग रिजेंबल करते हैं, यानी दिखते हैं हम किसी की तरह से, हमारे पेरेंट्स की तरह से या हमारी फैमिली के दूसरे मेंबर्स की तरह से, लेकिन क्या जानवरों में भी ऐसा होता है. क्या ये जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है, क्या ये जो आनुवंशिकी का जो सिस्टम है, क्या ये एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स के जाने का जो क्रम है, ये क्या एनिमल्स में भी एग्जिस्ट करता है, क्या ये एनिमल्स में भी होता है, ये वो जानना चाहती थी.
पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने हैं, जो चर्चा करनी है। आई टोल्ड यू ऑलरेडी वन थिंग, मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दी है। देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन दिस ईवीएस लेसन ऑफ क्लास 5th। इस 5वीं क्लास की जो ईवीएस की बुक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे in between the lesson and in the lesson. In the end of the lesson the questions are very small in quantity, but in between of the every chapter the questions quantity is very high. बीच में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस बुक्स में। सो वी हैव टू लर्न द क्वेश्चंस डे बाय डे, इसलिए आपको डे बाय डे क्वेश्चंस को लर्न करना चाहिए ताकि आप लेसन ये जो सेशन के लास्ट में आप लोगों पर प्रेशर नहीं आए और आप उसको इजीली कर सकें। इसलिए जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाता जा रहा हूँ उनको आपको रिटर्न वर्क में भी करना है, नोटबुक में। और अभी तक मैं कई क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ इस लेसन के, और आई होप यू डिड द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक्स, और मैं आशा करता हूं कि आपने वो नोटबुक्स में किए भी होंगे एंड आल्सो लर्नड, और आपने लर्न भी किया होगा उनको, और आपको करना भी चाहिए। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस हियर, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ए काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ। हाउ मीन्स होता है कैसे, डज इज ए हेल्पिंग वर्ब, ए काउ मीन्स एक गाय, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना होता है, लेकिन जब इसमें डज आ चुका है तो पहचानती है। कैसे एक गाय पहचानती है, इट्स काफ। काफ तो होता है काउज यंग वन, काऊ का जो गाय का जो यंग वन होता है यानी कि बच्चा होता है उसको कॉफ कहते हैं, बछड़ा जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो काऊ अपने काफ को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, कैसे पहचान लेती है अपने बछड़े को। तो हम लोग जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली अपने एक दूसरे को वो स्मेलिंग से ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, सूंघ करके ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, और देखने की क्षमता तो उनमें भी होती है। तो ये सूंघ करके, और कई बार हमने देखा है कि अपने यंग वंस को एनिमल लिकिंग भी करते हैं, चाटते भी हैं। तो ये चाटने और सूंघने की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होती है, उससे भी वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। I am showing you the answer of this question in a printed form so that you can also write the answer in your notebook. मैं आपको printed form में इसको show कर रहा हूँ ताकि आप अपनी notebook में भी इसको write कर सकें, and you can be learn the answer also. This is the answer. As you can on the screen, the question is how does a cow recognize its cough? कैसे एक काऊ अपने कॉफ को रिकॉग्नाइज कर पाती है। एक काऊ रिकॉग्नाइजेज, एक गाय रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है इट्स कॉफ, इसके कॉफ को यानी इसके बछड़े को, बाय स्मेलिंग सूंघ कर, एंड लिकिंग इट और इसको चाट कर। द सेकेंड क्वेश्चन इज आल्सो गिवन हियर, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन ए क्राउड। हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू, आपकी मदर आपको कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे पहचानती है इन ए क्राउड, भीड़ में, एक भीड़ में आपको वो आपकी मदर आपको कैसे पहचानती है। तो मदर आपको देख करके पहचानती है। द करेक्ट आंसर इज शोन हियर, यहाँ पर करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। माई मदर रिकॉग्नाइजेज मी इन ए क्राउड बाई सीइंग मी। माई मदर रिकॉग्नाइज मी, मेरी मदर मुझे रिकॉग्नाइज करती है इन ए क्राउड, एक भीड़ में, बाई सीइंग मी, मुझे देख कर। दीज आर द आंसर्स ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस। ये आंसर्स हैं इन 2 क्वेश्चंस के। यू कैन राइट द आंसर्स बाई स्टॉपिंग, बाई पॉज द वीडियो। इस वीडियो को आप पॉज करके भी इनके आंसर लिख सकते हैं। एंड आई विल अवेलेबल यू द PDF ऑफ दीज प्रिंटेड पेपर्स आल्सो विद द वीडियो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के साथ में ये क्वेश्चन आंसर का जो पेज है इसकी PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। यू कैन राइट फ्रॉम देयर आल्सो द आंसर्स। लेट्स गो फॉरवर्ड, आइए आगे चलते हैं।
एक्चुअली वास्तव में एवरी ऑर्गेनिज्म, हर जो जीव है, हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, रखता है कुछ विशेषताएं। वास्तव में हर ऑर्गेनिज्म यानी हर सजीव हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं रखता है, इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, जो कि उसमें इनहेरिटेड होती है, जो कि उसमें आनुवंशिक तरीके से आती है, जो कि उसमें पिछली जनरेशन से आती है, फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। हिज और हर ऑप्शन में जब आता है, हिज का मतलब अगर हम किसी गर्ल या फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए हर आ जाएगा। अगर हम किसी मेल के लिए बात कर रहे हैं, किसी लड़के के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हिज आ जाएगा। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में हिज और हर दिया गया है। द मेन meaning, the basic meaning of this sentence is actually every organism has some characteristics। वास्तव में हर ऑर्गेनिज्म, हर जो जीव है वो रखता है कुछ विशेषताएं, इनहेरिटेड फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स, जो कि उसके पेरेंट्स से यानी उसके माता पिता से वो उसको इनहेरिएंट होती है, यानी उसको विरासत में मिलती है। इनहेरिटेड यानी वंशानुगत रूप से मिलती है, पेरेंट्स से भी मिलती है। और सेकंड द वर्ड इज एंसेस्टर्स, और उसके पूर्वजों से। एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, तो उसके पेरेंट्स से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसको मिलती है और कुछ एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों से भी उसको मिलती है, एटसेट्रा, आदि। पूर्वजों से, उसके पेरेंट्स से, आदि लोगों से उसको इनहेरिटेड होती है, यानी वंशानुगत रूप से प्राप्त होती है। बट इन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन कुछ विशेषताओं में, दे आर डिफरेंट टू, लेकिन कुछ विशेषताओं में वे अलग भी होते हैं। मोस्टली, ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ज्यादातर विशेषताएं होती है, वो इनहेरिटेड होती है पेरेंट्स से या एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों से या आसपास के लोगों से। लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी होती है, कुछ अलग भी होती है। इवन यहां तक कि इन ए केस ऑफ ट्विंस, जो जुड़वा का केस होता है, ट्विंस यानी जुड़वा जो बच्चे होते हैं जो एक साथ पैदा होते हैं लगभग, तो वो उनके यहाँ इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि इन केस ऑफ ट्विंस, जुड़वा के केस में भी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहीं न कहीं थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। वी लर्न द लेसन इज ओवर एंडेड नाउ। एक्चुअली द लेसन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। दीज आर द मेन समरी और मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन आर गिवन हियर। यहाँ पर दिए गए हैं कुछ खास और मुख्य बिंदु इस लेसन के विद द कैप्शन वी लर्न्ड। इस वी लर्न्ड शीर्षक के अंतर्गत, वी लर्न्ड मीन्स हमने सीखा है इस लेसन में। द पॉइंट नंबर 1 इज देयर आर डिफरेंट रीजन्स। कई डिफरेंट अलग अलग रीजन्स होते हैं, कई डिफरेंट कारण होते हैं, ड्यू टू विच जिनके कारण द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट, जिनके कारण फैमिलीज न्यूक्लियर या जॉइंट बनती है। कई ऐसे रीजन्स होते हैं जिनके कारण कोई फैमिली जॉइंट बनती है या न्यूक्लियर बनती है, उसके कई रीजन्स होते हैं। नंबर 2, इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर यानी एकल परिवार जिसमें केवल मदर फादर और चिल्ड्रन होते हैं, वो जो न्यूक्लियर फैमिली, और जॉइंट फैमिली में सब लोग होते हैं। इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिलीज में ऑल द फैमिली मेंबर्स, सभी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, प्ले डिफरेंट रोल्स, वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, अपना अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम पीपल, कुछ लोग, अडॉप्ट चिल्ड्रन, गोद लेते हैं बच्चों को, एंड डू देयर अपब्रिंगिंग, और उनका पालन पोषण करते हैं। यहाँ इसका ये मतलब है कि कुछ लोग अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट यानी गोद लेते हैं इस चिल्ड्रन को, और उनका अपब्रिंगिंग करते हैं यानी पालन पोषण करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में, यानी कि वंशानुगति के पिता, आनुवंशिकी के पिता।
दीज आर बोथ वर्ड्स आर सिमिलर, ये दोनों ही वंशानुगति आनुवंशिकी, दीज आर बोथ सिमिलर वर्ड्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मीन्स आनुवंशिकी, फादर ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी के पिता के रूप में इनको जाना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को. द नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज. हरगोविंद खुराना, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, उनको अवॉर्डेड किया गया, यानी उनको ये पारितोषिक दिया गया, ये अवार्ड दिया गया. द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से उनको अवॉर्डेड किया गया, उनको सम्मानित किया गया. फॉर हिज वर्क, उनके कार्य के लिए. रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, नई विशेषताओं की आनुवंशिकी, नई विशेषताएं, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस यानी वंशानुगति, नई विशेषताओं की वंशानुगति, कि जब कोई व्यक्ति नई विशेषताएं प्राप्त करता है तो उनमें से कौन कौन सी आगे इनहेरिटेड होती है, आगे इनहेरिटेंस होता है उनका वंशानुगत रूप से, आगे की जनरेशन में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जाती है, कौन सी नहीं जाती है. इसके रिगार्डिंग उनको नोबेल प्राइज से अवॉर्डेड किया गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना. These are the main points of this lesson, and now there are some questions in the last of the lesson. In the last of this any lesson of this book, there are very less amount of questions. The most of amounts of questions are in between the lessons. लास्ट में जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो बहुत कम मिलेंगे, जो बीच में ही ज़्यादा क्वेश्चन इस बुक में मिलने वाले हैं. एंड मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आंसर्स आर नॉट अवेलेबल इन द चैप्टर आल्सो. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिनके आंसर्स अवेलेबल नहीं हैं. लेट अस स्टार्ट. लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल. लर्न मीन्स सीखा, अंडरस्टैंड मीन्स समझा, एंड नाउ टेल और अब बताओ. राइट द करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स लिखिए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स. एक फिल इन द ब्लैंक्स है ये पहला क्वेश्चन. द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का यानी विशेषताओं का जो ट्रांसफर होता है, इज नोन एज, ये जाना जाता है. दिस सेंटेंस इज पिक्ड अप फ्रॉम हियर, यहां से ये सेंटेंस उठाया गया है. यू कैन सी इन द ऑन द स्क्रीन, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एंड दिस द कीवर्ड इज इनहेरिटेंस. इसका जो कीवर्ड है, जो ये टर्म यूज की जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करने के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है इनहेरिटेंस. INHERITANCE, इनहेरिटेंस. दिस इज द वर्ड विच इज फिल्ड हियर. यहां पर जो भरा जाएगा वो ये वाला शब्द है इनहेरिटेंस. द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर, एक जनरेशन से अनोदर यानी दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर है, इज नोन एज इनहेरिटेंस. यू कैन राइट द वर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज, पिछले पेज से आप लिख सकते हैं इसको, इनहेरिटेंस को. इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है, वंशानुगति कहा जाता है. द सेकेंड क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट्स. दो साइंटिस्ट के नाम लिखिए. हु वर्कड, जिन्होंने काम किया. इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया. वी स्टडीड अबाउट टू साइंटिस्ट्स इन दिस चैप्टर. यू कैन राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिख सकते हैं. फर्स्ट इज नंबर 1 लगा करके लिखना है आपको. राइट आफ्टर नंबर 1. द फर्स्ट इज ग्रेगर जॉन मेंडल. फर्स्ट इज ग्रेगर जॉन मेंडल एंड सेकंड इज डॉक्टर हरगोविंद खुराना. You can write their names in answer of this question. इस क्वेश्चन के आंसर में वे साइंटिस्ट जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया, सो वी कैन राइट देयर नेम्स. दोनों के नाम लिख दीजिए 1 and 2 करके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू वी गेट
द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डू वी गेट हम प्राप्त करते हैं, द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। ए इज फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल यानी पिता के ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी से, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल यानी कि माता के ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी से, सी इज द फ्रॉम पेरेंट्स माता पिता से, एंड डी फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव सभी से। सो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वी गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल ऑफ द फैमिली मेंबर्स, सभी से हम प्राप्त करते हैं, सभी से कुछ न कुछ हम रिजेंबल कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ये डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में डी राइट आंसर है, फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी से हम जेनेटिक कैरेक्टर्स गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं। डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर रिलेशन विद योर मदर्स सिस्टर, आपका आपकी मदर की सिस्टर से क्या रिलेशन है। तो आप जानते हैं आपकी मदर की सिस्टर क्या कहलाती है, तो मौसी कहलाती है। आप जानते हैं मौसी को इंग्लिश में कहेंगे मैटरनल आंट। तो मदर की तरफ के जो भी रिलेशंस होते हैं वो सब मैटरनल कहलाते हैं, और फादर की तरफ के जो भी रिलेशंस होते हैं वो पैटर्नल कहलाते हैं। तो यहाँ मदर की तरफ का रिलेशन है मौसी का, इसलिए मैटरनल आंट इसको बोलेंगे हम। एंड आई एम शोइंग यू द स्पेलिंग ऑफ मैटरनल आंट। मौसी, maternal aunt, MATERNALAUNT, एंड यू शुड आल्सो राइट द मौसी भी लिखना चाहिए और ब्रैकेट में मैटरनल आंट भी लिखना चाहिए। जो भी ध्यान रखिए, मदर की तरफ के रिलेशंस मैटरनल कहलाते हैं, फादर की तरफ के रिलेशंस पैटर्नल कहलाते हैं। तो यहाँ पर मौसी के लिए मैटरनल आंट यूज होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इन ए जॉइंट फैमिली में सेवरल स्मॉल फैमिलीज लिव टुगेदर। इन ए जॉइंट फैमिली में सेवरल स्मॉल फैमिलीज लिव टुगेदर, बहुत सारी छोटी फैमिलियां साथ में रहती है। सो इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स इज मोर, इसलिए इनके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, सदस्यों की संख्या जो होती है जॉइंट फैमिली के, इज मोर, वो ज्यादा होती है। इन ए न्यूक्लियर फैमिली में देयर इज ओनली वन फैमिली, इसमें केवल एक ही फैमिली होती है। सो द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, इसलिए इसके जो संख्या होती है मेंबर्स की, रिमेन्स रहती है, लिमिटेड सीमित टू 4 और 5, 4-5 तक इसकी संख्या सीमित रहती है इस न्यूक्लियर फैमिली में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम दिस पेज, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन copy the answer, and you should also learn the answer. In the last, in a circle, here it is written, our relations are precious. लास्ट में सर्कल में एक फैक्ट लिखा है, our relations are precious, हमारे रिलेशंस प्रेशियस यानी कीमती हैं। we must understand their importance, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। देयर इम्पोर्टेंस, उनका महत्व, हमें उनका महत्व, उनका इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। द लेसन इज ओवर नाउ इन 5 पार्ट्स, ये अब समाप्त हो चुका है लेसन 5 पार्ट में। द लेसन्स इन ईवीएस बुक ऑफ द 5th क्लास आर वेरी डिफरेंट इन राइटिंग स्टाइल, इसकी जो लेखन की स्टाइल है ये बड़ा डिफरेंट है इसका। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस आफ्टर एवरी पैराग्राफ हियर वी कैन सी, हर पैराग्राफ के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखने को मिलते हैं अपने को। सो इट कंज्यूम्ड वेरी मच टाइम
इन द ईवीएस बुक। इस ईवीएस बुक में बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, ये भी हमने देखा है। सो वी हैव कंप्लीटेड द बुक एंड क्वेश्चन आंसर्स इन 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट किया है। एंड देर आर सम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आल्सो विच आर गिवन विद दिस लेसन इन द रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक में कुछ और भी क्वेश्चन आंसर है, वी विल डिस्कस अबाउट देम। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू डू द complete question answer in your notebook and also learn them। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं और आपको उनको लर्न करना है, so that you will be able to do the rest of question answer which are given in the reference book in next video। अगले वीडियो में जो रेफरेंस बुक के क्वेश्चन आंसर होंगे, जो अलग से होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपको करने होंगे, लर्न भी करने होंगे। सो you should complete the all the question answer which I have told you up to right now। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं वो आपको कर लेने चाहिए इन द रिटन फॉर्म एंड इन द लर्निंग फॉर्म आल्सो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड सी यू।